जिसके ज़मीन में हीरा है, जिसके ज़मीन में कोयला है, आयरन है, तांबा है, वो सबसे गरीब है इस देश में। झबुआ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ झबुआ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ पूरे भारत ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और जिसके घर में कुछ नहीं है वो सबसे अमीर लोग हैं, जो कहते हैं कि हम कारपोरेट लोग हैं, वो मैक्सिमम पूंजी लगा के उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम के प्रॉफिट करते हैं। कि गांव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोले, उन दोनों ने किसको किसको जेल भेजे, कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे कि अभी आंदोलन चल रहे हैं तो सिख आंदोलन, और सिख है तो उसको खालिस्तान से जोड़ दो, जिससे कि बाहर के किसानों से कट जाए। यही हाल यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत बुरा लगता है कि किसी तरह का सबकी बराबर का हिस्सेदारी इस देश में है और धरती पे है, लेकिन किसी के पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है, जो 1% देश के लोग हैं। बहुत लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ झबुआ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ झबुआ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ। ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ 'ਚ 72% ਲੋਕ BPL ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ झबुआ 'ਚ 68% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭੀਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ झबुआ ਅਤੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। परमजीत, स्वागत है थोड़ा। तो मेरा सब तो पहला सवाल है कि जब आप लोग अखबार में पढ़ते हैं कि अलीराजपुर और झाबुआ देश के सबसे गरीब ज़िले हैं तो कैसा लगता है? आप तो आप काम करते हैं, आदिवासी लोगों से मिलते हैं, तो क्या वो एक ऐसा लगता है कि ये दाग जैसा है, ये यहाँ की गरीबी दूर होनी चाहिए? पहले तो आपको शुक्रिया कि हमें अपनी बात रखने की मौका दिए, और दूसरा ये कि आप दिल्ली हरियाणा से चल के झाबुआ तक पहुँचे हैं। ये जब मैं आंदोलन कर रहा था 2021 में किस आदिवासियों के मुद्दे पे, उसी समय ये न्यूज़ छपा था न्यूज़पेपर में, और मैंने शायद दैनिक भास्कर में पढ़ा था ये वाली कि झाबुआ जिला है जो 68% गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक ना। तो उस समय जो अधिकारी हमसे समझौता करने आए थे तो मैंने वो पेपर दे दिया था कि आप जिस जहाँ के अधिकारी हैं वहाँ का पेपर पढ़े कि आपके बारे में क्या लिखा है कि 68% अधिकारी, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम विकास कर दिए, तो कौन सी विकास है? ठीक ना। तो उन लोग कोई जवाब नहीं दिए और बोले कि आंदोलन थोड़ा ख़त्म कर दीजिए। हमारी जो बातें थी वो मान लिए थे उन लोगों ने। ये बहुत बुरा लगता है कि किसी तरह का सबकी बराबर का हिस्सेदारी इस देश में है और धरती पे है, लेकिन किसी के पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति है, जो 1% देश के लोग हैं, और दूसरा कि वहीं पर बहुत लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। आप लोग जो सबसे ज़्यादा अभी आया है कि टैक्स जो गवर्नमेंट को पैसा देता है वो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक ना। तो कर्नाटक में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का जो पैसा जो सबसे ज़्यादा जाता है वो महाराष्ट्र का पैसा नहीं है। वो कंपनियां जो है वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, और उसका हेड ऑफिस मुंबई में रहता है। तो टैक्स को जो जाता है गवर्नमेंट का वो हेड ऑफिस से जाता है। तो ऐसा लगता है लोगों को कि महाराष्ट्र ने बहुत पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा तो झारखंड से आया है, पैसा तो छत्तीसगढ़ से आया है, वो पैसा तो मध्य प्रदेश से आया है। कभी इसकी काउंट नहीं किए जाते हैं। हाँ, सही बात है कि जो आदिवासियों की जो माइनिंग है, कोयला, हीरा, सोना, सब कुछ तो आदिवासियों की जमीन में। यहाँ पर है छतरपुर एक जिला है सागर संभाग में, तो वहाँ पर एक बक्सवाहा का जंगल है। हाँ। और वहाँ पर करीब 50 गांव है आदिवासी समाज को उस जंगल में ही। हाँ। उसमें हीरा है और हिंडाल्को कंपनी को दिया गया है उसको निकालने के लिए। वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। तो जिसके ज़मीन में हीरा है, जिसके ज़मीन में कोयला है, आयरन है, तांबा है, वो सबसे गरीब है इस देश में, और जिसके घर में कुछ नहीं है वो सबसे अमीर लोग हैं, जो कहते हैं कि हम कारपोरेट लोग हैं, वो मैक्सिमम पूंजी लगा के उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम के प्रॉफिट करते हैं। ठीक ना। हसदेव का जंगल काट के अडानी अमीर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को तो गांव हटा दिया गया। इसी तरह का। हाँ,
तो परमजीत, आप जो ये बता रहे हैं विसंगतियां आदिवासी इलाके में, अभी हम जो ये यात्रा कर रहे हैं वो चुनाव की यात्रा है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 27 बीजेपी के पास थी और एक कांग्रेस के पास थी। अब की बार क्या लग रहा है, जो आप ये इशू बता रहे हैं, आप हम जिस सीट में बैठे हैं वो रतलाम सीट पड़ता है लोकसभा का, और आदिवासी कई सारी लोकसभा सीटों के ऊपर असर डालते हैं, तो इन 28 सीटों का गणित क्या कैसे देखते हैं, इनका क्या रहेगा, थोड़ा बताइए। एक चीज तो बात रख समझिए, जो चुनाव लड़े जा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी के पक्ष में, वो सिर्फ एक ही बात पे लड़ जाए कि मोदी को हटाना है या मोदी को रखना है, ठीक ना, इस पे लड़ रहा है। इस पे नहीं लड़ा जा रहा है विशेष तरह के कि यहाँ के वास्तविक मुद्दे कौन है। अगर विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसी पे मध्य प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, उसी पे कर्नाटक का भी चुनाव हो रहा है, बिहार का चुनाव है। मध्य प्रदेश के मुद्दे पे जब तक विपक्ष नहीं लड़ेगा, तो परसेप्शन के हिसाब से अगर लड़ेगा तो मोदी आगे है नाम के मामले में, ठीक ना, राहुल गांधी उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे। अगर आज भी हम लोग घूमे और अलग अलग जिलों में जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये मेरी बात समझ रहे हैं वो ट्विटर वाले लोग या फेसबुक वाले लोग या इंस्टाग्राम वाले लोग जो हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि गांव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोले, उन दोनों ने किसको किसको जेल भेजे, कोई नहीं फर्क पड़ता। इनकी अपनी मतलब है कि इनकी फसल का कीमत मिला कि नहीं, इनकी मजदूरी मिला कि नहीं, इनके जो कुछ पैसे आना था गवर्नमेंट से आया कि नहीं, इससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है। अब आती है कि सीटों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसी कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया है ज़मीनी स्तर पे, या कैंपेनिंग कह दें या कहें कि संघर्ष किया हो, रैली किया हो, आंदोलन किया हो, हमें तो कहीं नहीं दिखे, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे ही रहता हूँ और काम करता हूँ, अलग अलग जिलों में जाके काम करता हूँ, केवल आदिवासी नहीं और जिलों में भी काम करता हूँ। नहीं है, आम जनता को लगता है कि कोई उसके पास आ जाए आवाज़ सुनने वाला तो उसकी बात हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब ऊपर से जनता किस तरह से परसेप्शन बना के राहुल गांधी की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो ही सीट है, बीजेपी और कांग्रेस है, या मोदी के पक्ष में जाता है। ढंग से 4 नेता विपक्ष का नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कि जो इस चुनाव में खड़ा है, 4 नेता नहीं बता सकते। आप किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? केवल राहुल गांधी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो कोई बड़ा वोटर में जोश नहीं है कि हमें बदलना है या रखना है, ठीक ना। आप ट्विटर पे देख लीजिए, हर गांव से अगर उठा के देख लीजिए, 10 आदमी से ज़्यादा ट्विटर पे नहीं मिलेंगे। अगर उस हिसाब से अगर बदलाव करना चाहते हैं तो संभव नहीं होंगे। और जो ट्विटर पे हैं वो गांव में रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब नहीं रहते नहीं तो वोट कहाँ से देंगे? वोटर लिस्ट में तो वहीं पर नाम है उनका। तो बहुत ही मामूली चेंजिंग के साथ अगर बदलाव के उम्मीद भी लगता है कि बहुत ही मामूली चेंजिंग करेगा, ये नहीं कि कोई बड़ा सा परसेप्शन बदल देगा कि हाँ नहीं एनडीए का ख़त्म करो और इंडिया को ला दो। यहाँ पर तो हमें नहीं लगता कि है। हाँ, इस सीट पे अगर कहा जाए रतलाम सीट पे, तो बीजेपी 2 बार से क्या कर रहा है, दिलीप भुरिया जी की मौत के बाद हर बार नए नए कैंडिडेट को लेके आ रहा है। पहले गुमानसी डामोर के लाया, अभी दूसरी महिला को लेकर आया है। तो वो एक कांग्रेस के लिए फायदा का है कि यहाँ पर कांतिलाल भुरिया पुराने नेता हैं, तो उनको यहाँ से जमीन से एक जुड़ा हुआ नेता है, कई बार के सांसद है, कई बार के विधायक है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो एक उनके तरफ पॉजिटिव ये है। बाकी कांतिलाल भुरिया का भी कोई आंदोलन किए झाबुआ में मैंने तो नहीं देखा। कांतिलाल भुरिया के बारे में तो जो कांग्रेस के नेता, ये कहा जाता है कि वो केंद्र में खेतीबाड़ी वजीर थे और वो केंद्र में खेतीबाड़ी वजीर रहते हुए भी इस इलाके के ऊपर वो टैक्स चस्पा गरीबी का, और यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर पाए। और एक वो भी बताते हैं कि यहाँ से वो किसी को ले गए विदेश में, तो वो किस्सा बताइए। एक यहाँ के लोग बोलते हैं, कोई डग नाम का कोई व्यापारी है, कि जैसे एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है कि जिसके तहत देश के कुछ किसानों को विदेश भ्रमण करवाया जाता है कुशल किसान के तौर पे। तो उसमें कांतिलाल भुरिया जी के बारे में यहाँ पर प्रचलन है, लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो सत्यता की मैं गारंटी नहीं लेता। लोग बोलते हैं कि एक डग है कोई व्यापारी, उसको घुमाने के लिए इजराइल लेके गए, क्योंकि इजराइल कम भूमि में अधिक उत्पादन करता है और छोटे छोटे टेक्नोलॉजी अच्छे इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पर इजराइल के लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ मूंगफली कैसे लगता है, कैसे फलता है? तो डग ने बोला कि हमारे यहाँ मूंगफली पेड़ में लगता है, मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें ऊपर लगता है। जबकि इजराइल वाला दोबारा पूछा कि आपके यहाँ मूंगफली कैसे लगता है, तो दोबारा भी यही बोला, ठीक ना। ये बात लोग यहाँ के बताते हैं कि कांतिलाल भुरिया ने खुद ही बताए थे कि ऐसा हुआ था।
अब सततता कितनी है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप प्रचलन में कि लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे किसानों को विदेश दौरे पे हाँ, जिसका खेती से कोई मतलब नहीं है। और केंद्र में इनको वजीर बनाया गया, तो यहाँ के इस एरिया का कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है फायदा। यहाँ पर न इंडस्ट्रियल में एक तहसील है, यहाँ पर मेघनगर, वहाँ पूरी इंडस्ट्रियल है, और बाकी जो तहसीलें हैं 5 और, जिसमें झाबुआ, रानापुर, रामा, पेटलावाद जो है, थांदला, वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आया है। यहाँ की ज़मीन भौगोलिक भी उस तरह से नहीं कि पंजाब, हरियाणा या बिहार, उत्तर प्रदेश की तरह उत्पादन ले ले। ज़मीन 200 फीट ऊंचा है तो फिर 200 फीट नीचे आ जाती है, पूरी पथरीली ज़मीन है उसमें, और पानी की भयंकर कमी है। तो उसके कारण ये नहीं है कि यहाँ पर खेती भी उस तरीके का है। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं हुआ कि स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई की तरफ यहाँ पर मोड़े जाए। यहाँ पर हालत ये हो जाता है कि 12 महीने के अगर मोटर के कनेक्शन लेना है तो 3600 रुपया लगता है, 4 महीने का लेना है तो 7200 रुपया लगता है, क्योंकि कनेक्शन लेने के लिए आपके पास कुआं या बोर होना चाहिए। यहाँ पर जब पानी की विकट समस्या है तो कुआं और बोर करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पथरीली जमीन सभी के पास है नहीं, गांव में 2 या 3 होते हैं, तो बाकी लोग टेम्पोररी लेते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए उनको 7200 देना पड़ता है। मध्य प्रदेश को किसान आंदोलनों की भूमि भी माना जाता है। मंदसौर गोलीकांड हुआ, उसमें 7 किसानों की मौत हुई। इससे पहले भी बहुत सारे आदिवासी किसानों की भी मौतें हुई हैं पुलिस की गोली से, या और जो किसान दूसरी जाति के किसान हैं उनकी भी मौतें हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में इस समय किसान आंदोलन की क्या स्थिति है? पहले तो मजबूत थी, अब क्या स्थिति है? 2 चीजें है कि मध्य प्रदेश में जो कोई भी ऐसी संगठन नहीं है जो कि पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला में है, तो सरकार को उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लेते हैं कि मंदसौर का गोलीकांड हुआ था, जिसमें 6 किसान मारे गए थे, जिसमें सत्यनारायण धनगर, घनश्याम धाकर, चेराम पाटीदार, अभिषेक पाटीदार और बबलू पाटीदार और कन्हैया पाटीदार, ये 6 किसान थे। उस आंदोलन को सरकार दबाने के लिए, ऐसे वो आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका था, उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार 2 तरीके से काम किया। एक कि उसको तस्कर बता दिया, क्योंकि वहाँ पर अफीम की खेती होती है, सरकार ही करवाती है, वित्त राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रालय। और दूसरी कि वो पाटीदार आंदोलन से उसको संबोधित करने लगा। जैसे कि अभी आंदोलन चल रहे हैं तो सिख आंदोलन, और सिख है तो उसको खालिस्तान से जोड़ दो, जिससे कि बाहर के किसानों से कट जाए। यही हाल यहाँ पर किया जाता है। बैतूल में हुआ था तो केवल बैतूल तक सिमट गया दिग्विजय सिंह की सरकार 98 में। उसके बाद 2013 में होशंगाबाद में हुआ, उसमें भी एक किसान प्रजापति जी का मौत हुआ था। उसके बाद 6 किसान यहाँ हुआ, तो कभी वो नहीं मिल पाता। दूसरी है कि यहाँ पर विविधता भी काफ़ी है, एक तरह की खेती नहीं है और सभी के लिए। जैसे झाबुआ की बात है तो यहाँ पर पूर्णतः किसान बहुत कम है, 12 महीने अगर खेती पे जिंदा ऐसा नहीं है, 6 महीने खेती करते तो 6 महीने मजदूरी करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि मुझे इससे क्या लाभ है, तो इस तरीके के कारण दूसरे जगह प्रचार नहीं हो पाते हैं। तो स्थिति काफ़ी अभी कमज़ोर यहाँ पर है किसानों की आंदोलन के प्रति। यानी कि किसान कमज़ोर नहीं है, किसान यहाँ भी मजबूत है, नुकसान यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता के लिए यहाँ पर कमी अभी है काफ़ी। और कोशिश हम लगे हुए हैं, बहुत जल्द किसान मजदूर मोर्चा का 9 तारीख को यहाँ पर एक आंदोलन होने जा रहा है। तो पंजाब से नेता आएंगे, उसमें सरवन सिंह पंढेर आएंगे, अमरजीत मोरी भी आएंगे, जितने तेजवीर सिंह भी आएंगे, लौंगोवाल जी को भी इनवाइट करेंगे, डल्लेवाल जी को भी इनवाइट करेंगे, जितने सभी को करेंगे। तो ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, उनमें आप कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा देखते हैं? पूरे मध्य प्रदेश की बात करें हम, फसलों का कीमत नहीं मिल पा रहा है, ये तो सभी जगह है, ठीक ना। जो लागत लग रही है वो नहीं निकल रही, ये भी सभी फसलों में लागू होती है कि वो नहीं निकल रही है। फिर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे भी नुकसान हो रहे हैं, लोग जागरूक नहीं है। यहाँ उस योजना में एक है कि फॉर्म भर के दे दीजिए तो आपका बीमा राशि नहीं कटेगा, इतने जागरूक भी नहीं है तो उसका भी राशि चला जाता है। ये सबके लिए एक समान है। बिजली का मुद्दा भी एक समान है कि 10 घंटे बिजली सभी जगह खेती के लिए नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो रात में मिलते हैं। आप अगर रीवा तरफ चले जाइए तो 4 हॉर्स पावर का मोटर नहीं आता, या तो 3 होते मोटर या 5 हॉर्स पावर का होता। 4 हॉर्स पावर का कोई कंपनी नहीं बनाता, लेकिन 4 हॉर्स पावर का बिजली बिल आते हैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में आप जाइएगा तो कुछ मुद्दे हैं जो पंजाब के किसान उठा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए भी सामान्य है। जो पंजाब के लिए सामान्य है नहीं है, वो मध्य प्रदेश के लिए सामान्य नहीं है नेशनल लेवल पे। बाकी जो कुछ मुद्दे राज्यों के जिलों के अनुसार बढ़ते रहते हैं, जैसे मंदसौर है तो वहाँ अफीम के किसानों को कुछ अन्य दिक्कत है, झाबुआ है तो यहाँ पानी का संकट एक अलग मुद्दा है,
ठीक ना। ये छोटे छोटे जमीन है इनके पास, जमीन एक समान नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा है कि है सरकार, बैंक जब पैसा देता है तो समय पे नहीं देता, अगर दिया भी तो फसल बर्बाद हो गया तो नुकसानी का पैसा कहाँ लोग से पहुंचाए। तो ये सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये किसानों के मुद्दे हुए। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश को की जब बात होती है तो भोपाल और इंदौर, इन दो चार शहरों की बात होकर रह जाती है, जो विविधता है मंदसौर में। और उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की बात हो गई, या फिर जो ग्वालियर के महाराज हैं उनकी बात हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आजकल बीजेपी में है। आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो राजनीति है बीजेपी की और कांग्रेस की, एक ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश तो सांप्रदायिक राजनीति का गढ़ बन रहा है, आरएसएस की प्रयोगशाला है। तो और कुशाभाऊ ठाकरे और इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया था नागपुर से आके कि यहाँ पे पूरा आरएसएस फैला हुआ है। क्या इस भूमि को आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश को कि यहाँ पर सच में ही आरएसएस का बहुत ज्यादा काम है, या फिर लोग सांप्रदायिक हैं? देखिए, एक तो है कि दिमाग में हिंदू नफरत तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें आरएसएस और मीडिया का योगदान रहा है। लेकिन आरएसएस का जितना बड़ा हवा बनाया जा रहा है उतना है नहीं। किसी ने भी किसी जगह पे शाखा में 500 आदमी देखे आज तक? 50-100 लोग सुबह वही जाते हैं। अगर इतनी बड़े आरएसएस का घर होता तो एक एक जगह 1000, 5000, 10,000 लोग सुबह जाना चाहिए था। आज तक हमें नहीं देखता। जो उसके डंडा लेके चलते हैं, जो पैदल मार्च करते हैं, उससे बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, बीजेपी भी है, आरएसएस भी है, और व्यापारी वाले भी हैं, एबीपी भी है, सब करता है। तब जाकर के उसकी एक लाइन बन पाती है कि और उसको दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर इतनी बड़ा आरएसएस है। वो आरएसएस में इतनी बड़ी नहीं है जितने की वो फैलाने की कोशिश कर रहा है लोगों में। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि लड़ाई अभी भी चुनावी जो होते हैं वो परसेप्शन पे होते हैं। दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नेता है, शिवराज सिंह चौहान बड़ा नेता है, कमलनाथ बड़ा नेता है। ये हवा है, वास्तव में जमीन पे इनके 10 आदमी भी काम नहीं कर रहे हैं जिलों के जिलों अंदर में। अगर कोई भी आदमी, मैं आज भी कहता हूं कि कोई भी एक ग्रुप 10 लोगों का भी या किसी एक जिला में चाह ले कि मैं 5 साल में फलना पार्टी को यहाँ से हटा देंगे, मैं पूरी संभावना उसको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी संभावना है। उसका कारण है कि कहीं पर कोई कार्यकर्ता नहीं काम करता। मैं किसी से भी राजनीति पकड़ वाले व्यक्ति से पूछ दीजिए कि आपके जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है या बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, नहीं जानता कोई। तहसील का कौन है महामंत्री, नहीं जानता कोई। क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी जबकि बना इसीलिए था कि विविधता रहे, मतलब कि एक आला कमान के लिए हम नहीं चुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे बनते जा रहा है। विधायक कौन है सबको मालूम है, सांसद कौन है सबको मालूम है, सब उसके पीछे चल रहे हैं। जमीन पे केवल परसेप्शन होता है कि मोदी जी हैं या राहुल गांधी है, उसके लिए काम हो रहे हैं। डोर टू डोर काम नहीं होते हैं, नहीं कि गांव के गांव काम होते हैं जाके कि हाँ किसको क्या परेशानी है, किस क्षेत्र में क्या परेशानी है। कहीं पर जैसे अभी थांदला तहसील वहां पर चल रही है कि 11 पंचायतों की जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है उद्योग के लिए। हमने उस पर रैली भी किया था। हमारा ये कहना है कि उस पर सवाल तो उठाना चाहिए था घर घर जाके कि भाई अगर जो मेघनगर ने आपने उद्योग क्षेत्र बनाए उससे झाबुआ को कितनी परेशानी हुई या कितना लाभ हुआ। अगर मेघनगर के इंडस्ट्रियल एरिया करने के बाद भी भारत का दूसरा सबसे गरीब जिला अगर है तो उससे तो अच्छा है कि फिर खेती पे ही छोड़ दें। आप इंडस्ट्री वाले को क्यों अमीर को अमीर बनाने में लगे हुए हैं अगर उससे झाबुआ का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो हमने ये लेबर विभाग को बोला कि आप ज्यादा आंदोलन कीजिएगा तो कंपनी छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। मैंने बोला आज चला जाए, उससे झाबुआ को क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं होते। तो ये मेरा कहना है कि जो भी ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो देख रहे हैं वो जमीन पे ऐसा नहीं है। मैं ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे, लेकिन किसी पे एक लाइन नहीं लिखता क्योंकि देख के ही लगता है कि यार जो आप बात कर रहे हो ग्राउंड पे नहीं है, और जो ग्राउंड पे वो दिख नहीं रहा है आप में। तो जो गरीबी है मध्य प्रदेश की, तो उसका आप समाधान देखते हैं कि क्या सरकारें करें या क्या चीजें हों या उसके खिलाफ लड़ाई कैसे हो? एक तो ये, और दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि कमलनाथ का नाम 1984 के जो सिख दंगे हुए थे दिल्ली में, सिखों का कत्लेआम, उसके में पीयूसीएल की रिपोर्ट में भी था। तो कमलनाथ को वो एंटी सिख चेहरा भी माना जाता है और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में। तो यहाँ के सिख आबादी या जो और कम गिनती के लोग हैं वो उससे परेशान नहीं हुए होंगे? दो चीज बता दूं, पहले कि इनका इनकम कैसे बढ़ेगा यहाँ के लोग,
किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति ने जो मुद्दा उठाया है कि किसानों और मजदूरों को 60 साल के बाद 10,000 रुपया कम से कम पेंशन आप दीजिए, ठीक ना। ये एक बड़ा कदम है, अगर ये मिलता है तो लोगों को इससे फायदा होगा, ठीक ना। एक राहुल गांधी का भी मुद्दा था कि मिनिमम जो है हम 72,000 रुपया परिवार को हम निश्चित करेंगे सालाना, ठीक ना। ये भी एक है कि भाई गरीबी से हटाने की कोई तो गारंटी होगा। फिर किसान मोर्चा ने जो अभी ये बोला है कि एमएसपी की गारंटी अगर मिलता है और स्वामीनाथन का रिपोर्ट मिलता अगर है तो जो खेती आधारित जो परिवार है उनका तबका अपने आप थोड़ा ऊपर जाएगा, परचेजिंग पावर उसका बढ़ेगा, ठीक है, रहन सहन में बदलाव आएगा। तो एक ये बदलाव है कि 10,000 रुपया वाले और दूसरा की एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का, ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसको लागू करना चाहिए। आदिवासी समाज को बचाने के लिए हम लोगों ने, किसान मजदूर मोर्चा वाले ने एक चीज उसमें और किया था कि इनकी जमीन 5वीं अनुसूची में जो आती है, इनकी जमीन पे बड़े बड़े उद्योगपति कब्जा कर रहे, पैसे वाले कब्जा कर रहे, उससे उनके बचाने के लिए 5वीं अनुसूची में हम लोग बदलाव की बात किए थे, ठीक है। ये एक बड़ा मुद्दा है आदिवासियों को बचाने का। आप है वो सिख दंगा वाले का, भाई साहब वो तो छोड़ दीजिए, बड़ी मुद्दा है सिख दंगा वाली। उससे छोटी है कि लोग बोल रहे हैं कि कमल, इस बार जो कांग्रेस हारी है वो कमलनाथ ने ही हरवाया है, और एक खुलेआम मध्य प्रदेश में लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे बोल दिए कि पहले से कांग्रेस के कमलनाथ की सेटिंग बीजेपी से था और जान के हरवाया है। तो ये तो हालात है उस आदमी का कि क्या कीजिएगा। एक बार 2013 के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव लेके आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों संयुक्त रूप से किए थे कि हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का नाम है, ये इसमें लिखा हुआ है। 15 महीने की सरकार बनी, उसमें क्यों नहीं एक भी एफआईआर दर्ज कर लिया। तो वो बिल्कुल ही अलग तरह का आदमी हो सकता है कि जो जांच में आई है, हो सकता है कि उनका नाम होगा, क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि राजीव गांधी के काफी नजदीकी थे, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में हम जाने जाते थे। हो सकता है किया होगा, इसमें हम नहीं कर सकते, वो रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ा है जी, लेकिन सुनते हम भी हैं कि इस तरह का जो बात बोले दिवाली में। जी, शुक्रिया सर। और आपने मध्य प्रदेश की राजनीति और यहाँ के जो आदिवासी किसानों के मुद्दों के ढंग से बात की, शुक्रिया। ते मैं सारे दर्शकों का भी शुक्राना करता